locations where we generate electricity. Okay, so power plants are used for the generation of electric power the, to improve the standard of living, rapid industrialization, as necessary for which adequate electrical power is essential. We have seen this type of requirements every day. Okay, even we are so much dependent now on the electric power that when we have a longer power cut, it is very typical to manage our needs and works also, professionally or personally. Okay, so if we want to classify the power plants, there are majorly 3 to 4 types are very important for you. Remaining are also, but we should know the basics about at least these four. Okay, so this can be classified as nuclear power plant, diesel power plant, hydroelectric power plant, and the steam power plant. Okay, so steam power plant is the biggest one and the very important out of these four. So we'll take it in the last. Okay, so first we will go through the nuclear power plant, diesel power plant, and hydroelectric power plant. इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हम कैलकुलेट करते हैं और उसको पढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट. It is very clear. Most of you already knew that the fuel used in the nuclear power plants is one of the very costliest material in the world, that is uranium. ओके, और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आप फ्यूल के साथ में जो आप रिएक्शंस वगैरह करते हैं वो भी आपने अपनी बेसिक स्कूलिंग में पढ़ा है इसे. ओके, तो क्या होती है रिएक्शन, थोड़ा सा हम इसको लाइमलाइट में लाते हैं. देर इज़ यूरेनियम एटम विच इज़ ऑफ यूरेनियम 235. थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर ये यूरेनियम 235 का मतलब क्या है. तो देखो, ये यूरेनियम को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो राइट टॉप पे लिखा जाता है ना, वो आपका एटॉमिक मास होता है. ओके, सो दिस इज द एटॉमिक मास. और इस एटॉमिक मास के अलावा अगर हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो वो एटॉमिक नंबर का होता है, जो कि कई बार राइट बॉटम में किया जाता है और कई बार इसे लेफ्ट बॉटम में भी हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट इज़ एक्चुअली यूरेनियम 235 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 92. ओके, तो एटॉमिक नंबर तो वैरी नहीं करेगा बट वेट में वैरी, एटॉमिक मास में वैरी. एंड वी विल सी इन दिस रिएक्शन, यहाँ पर आपको यूरेनियम 235 मिल रहा है जबकि यहाँ पर यूरेनियम 238 भी मिल रहा है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज द प्राइमरी फ्यूल फॉर अस. ओके, दैट्स वाई वी डिनोट विद द हेल्प ऑफ पी एफ, प्राइमरी फ्यूल. प्राइमरी फ्यूल पे हम क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं. देखो रिएक्शन कैसे होती है, स्लो न्यूट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है और यूरेनियम 235 के ऊपर. और जब रिएक्शन होती है तो आफ्टर द कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन द यूरेनियम 235 व्हाट हैपेंस, इट ब्रेक्स इनटू क्रिप्टन एंड बेरियम. ये क्रिप्टन और बेरियम की फॉर्म में uh, दो टुकड़ों में टूट जाता है. तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं फिशन. तो यहाँ पर न्यूक्लियस का फिशन हो रहा है, न्यूक्लियस का विखंडन हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शंस होती है ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती है. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर अप्रोच टू जनरेट पावर एंड वी विल डिस्कस अ वेरी लिटिल अबाउट दैट ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पर स्लो न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट हुआ यूरेनियम एटम के ऊपर जिसका एटॉमिक मास था यूरेनियम 235. जब बम्बार्डमेंट हुआ तो ये कोलाइड होने के बाद में ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, फिशन हो गया इसका. तो ये दो डिफरेंट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, क्रिप्टन एंड बेरियम. और जो इसके अलावा जब बहुत सारी एनर्जी जब रिलीज होती है तो एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हमें ये दो जो है वो न्यूक्लियस मिले हैं. और ये जो एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हमें 2.5 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं. ठीक है, जिसमें इन सभी न्यूट्रॉन्स की इस वेरी हाई एनर्जेटिक रिएक्शन की वजह से स्पीड होती है बहुत ज़्यादा. तो ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत फास्ट होते हैं. और देखो मैंने लेफ्ट में यहाँ पर क्या लिखा, स्लो न्यूट्रॉन. सो आर प्राइम रिक्वायरमेंट इज टू यूज दी स्लो न्यूट्रॉन फॉर द बेटर रिएक्शन. एंड we'll discuss
different reasons why we need only slow neutrons for the successful reaction completion. Okay, so the fast neutron यहाँ पर जो हुए जिनकी नंबर अप्रोक्सीमेटली 2.5 है, तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? यहाँ पर ये जो 0.6 ऑफ द न्यूट्रॉन्स है, ये 0.6 न्यूट्रॉन्स जो है वो या तो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सिस्टम के द्वारा, यहाँ पर आप एब्जॉर्बर्स का भी यूज़ करते हैं, और या फिर हम इनको देखते हैं कि ये सिस्टम से एस्केप हो गए, और हमारा यहाँ पर जो सिस्टम होने वाला जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम आने वाली स्लाइड्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 0.6 न्यूट्रॉन्स जो है या तो वो एब्जॉर्ब हो गया या फिर वो एस्केप हो गया। जो 1 न्यूट्रॉन है, वो 1 न्यूट्रॉन आपका ये फास्ट न्यूट्रॉन था। यहाँ पर हमने एक अलग स्लैब का सा आपको यूज़ दिख रहा है। दैट स्लैब इज़ नॉट एग्जैक्टली स्लैब बट दिस इज़ अ जोन, ओके, विच इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल रॉड्स, और इनको हम बोलते हैं मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर का काम होता है स्पीड को स्लो करना। तो पर्पस क्या है? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंड दिस इज डन बाय द मॉडरेटर। तो यहाँ पर ये स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये स्लो न्यूट्रॉन वापस से यूरेनियम 235 पे बम्बार्डमेंट करेगा, दो न्यूक्लियस बनाएगा, क्रिप्टन एंड बेरियम, 0.9 ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये 0.9 न्यूट्रॉन्स जो है ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स थे, मॉडरेटर के बाद में स्लो हो गए, और इनको हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 के बजाय यूरेनियम 238 पर। और जब हम इसको इस यूरेनियम 238 पे यूज़ करते हैं तो फिर ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ प्लूटोनियम Pu-239। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्यूल फॉर द reaction, and that is known as the secondary fuel. Okay, I hope this figure is very clear to you now. एक और जो डिस्कशन हमने करने की ज़रूरत है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है? देखो यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन में जब हमने देखा कि एक जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, जब आप इस पे बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स का, तो ये छोटे छोटे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, वो नॉर्मली अलग अलग ही होते हैं, इसीलिए मैंने इनको N1 और N2 लिखा है। ठीक है, ये दिस हैपन्स इन द न्यूक्लियर फिशन, जहाँ पर विखंडन होता है, टुकड़े होते हैं। जबकि एक दूसरा तरीका होता है, उसमें आप कोई N1 और N2 कोई डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियसेस हैं, और ये दोनों मिलके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और बहुत अबंडेंस में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर नॉट वेरी इजी। ये आपको जो है सन पर देखने को मिलती है। हम सोलर सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, बोलते हैं कि सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो डेफिनेटली वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस continuously happens at the sun. ओके, सो ये बेसिक डिटेल आपको आई होप समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज डिराइव्ड बाय फिशनिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ फिशनेबल मटेरियल लाइक यूरेनियम 235। ठीक है, फिशनेबल मटेरियल मतलब इसको हम फिशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यूरेनियम 235 इज़ वन ऑफ द वेरी कॉस्टलीस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, देन व्हाई वी यूज़ इट। और फिर तो हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कॉस्टलियर हो जाता होगा। तो ऐसा नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स कि ये जो आपका यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम के लिए जब आप यूज़ करते हैं तब आपको बहुत अबंडेंस में एनर्जी देता है। तो आप पूरे यूरेनियम को एक साथ में यूज़ नहीं करते हैं, उसके उसके बहुत ही स्मॉल पार्ट को आप अ, एक बार में यूज़ करते हैं, और ऐसा कंटिन्यूसली होता रहता है। और यहाँ पर मॉडरेटर का यूज़ करने का जो बड़ा कारण है, वो कारण भी यही है कि जब आप मॉडरेटर का यूज़ करते हैं तो अपनी रिएक्शन की स्पीड को आप मैनेज कर देते हैं। और इसकी वजह से आपको बेनिफिट क्या होता है कि ये रिएक्शन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लोली स्लोली मूव करती है। तो जितनी एनर्जी को हम हार्नेस कर पा रहे हैं, उतनी ही एनर्जी एक बार में रिलीज होती है।
ठीक है। और हार्नेस अब आप कैसे कर पा रहे हैं? तो आपका बहुत ही सिंपल सा और बेसिक फंडा होता है एनर्जी हार्नेस करने का, कि आप वाटर जैकेट का यूज़ करते हैं, और वो वाटर जैकेट जो है वो उस अबंडेंस ऑफ एनर्जी को एक्वायर करता है, एब्जॉर्ब करता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जो काम हमने बॉयलर में किया था, अचीव किया था विद द हेल्प ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फर्नेस, वही काम यहाँ पर विदाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल हो जाता है, ओनली बाय द this radioactive reaction. Okay, and with the help of this nuclear fission reaction. So I hope you got it. So now we move to the another topic. When the neutron bombards the nucleus of uranium 235, the atom splits into krypton and the barium. ठीक है, and releases 2.47 न्यूट्रॉन्स। मैंने कहा ना अप्रोक्सीमेटली 2.5 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो एग्जैक्टली नंबर होता है 2.47 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा एबंडेंस में एनर्जी रिलीज होती है, तो अपने आप से उस एनर्जी को गेन करके न्यूट्रॉन की स्पीड फास्ट हो जाती है। दैट्स वाई वी नीड टू slower the speed of the neutrons released from the reaction, and also produces the large amount of energy. ठीक है, I hope this is clear to you. We are moving to the main working and energy production in the nuclear reactor. अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर वो है जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले इस फिगर को हम समझते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। ठीक है। तो ये बाहर से स्टार्ट करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका सेंट्रल शील्डिंग कहलाता है, जनरल शील्डिंग कहलाता है। शील्डिंग का पर्पस क्या है? शील्डिंग का पर्पस है कि हमें सभी को पता है कि यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, और रेडियो एक्टिव मटीरियल जब रेडिएशंस रिलीज करेगा तो वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और सिर्फ यहाँ पर यूरेनियम ही नहीं है, ये ग्रिप्टन और बेरियम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर यूरेनियम 238 को हमने देखा, प्लूटोनियम को हमने देखा, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सो टू प्रिवेंट दी हार्मनेस, ओके, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनको कनेक्ट करते हैं और इस तरह से यूज़ करते हैं कि इसका जो एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट मिनिमम पड़े, तो दैट्स वाई वी यूज़ शील्डिंग। तो शील्ड इज़ नथिंग बट अ वेरी फेमस वर्ड। शील्ड बचाव के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं प्रेशर वेसल है। ये कंट्रोल शील्ड के बाद में ये वाला जो आपका प्रेशर वेसल है, प्रेशर वेसल का पर्पस क्या होता है कि जो हाई प्रेशराइज और हाई टेम्परेचर रिएक्शन अंदर हो रही है, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस प्रेशर को भी यहाँ पर मैनेज करना होता है। इसके बाद में आपको ये ब्रिक्स दिख रही है, ये ईंटें हैं नो डाउट, और बहुत ज़्यादा मजबूती से इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टर भी एक वर्ड यूज़ किया है। तो ब्रिक्स में आप रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं, और रिफ्लेक्टर का यूज़ क्यों करते हैं अभी मैं जब आपको रिएक्शन बताऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्टर का काम होता है किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना। जो इधर से आ गया तो हम चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए, तो या तो इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाए वापस से, और अगर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है रिफ्लेक्ट, तो वो इधर की ओर हो जाए, बट रिफ्लेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पर्पस बाहर से आने वाली रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करना नहीं है, जबकि अंदर से बाहर जाने वाली रेडिएशंस जो है, मतलब जो इस तरह से यूँ आ रही है, उसको हम चाहते हैं कि वो वापस से इसी और चली जाए, ताकि यहाँ पर वो रेडिएशन हमारे काम आएगी। बाहर जाने से तो हम वैसे भी शील्डिंग के थ्रू रोक देंगे, और बाहर अगर बाई चांस यहाँ से नहीं रुक पाए तो वो हार्मनेस क्रिएट करेगी एनवायरनमेंट में। ठीक है। टू सेव द एनवायरनमेंट एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन हैपनिंग हियर इन द रिएक्टर, वी यूज रिफ्लेक्टर्स। ठीक है। देन ये जो आपको ये दिख रहा है फ्यूल रॉड्स, ये जो ब्लैक कलर की रॉड्स हैं, इनको हम फ्यूल रॉड्स कहते हैं, जो ब्लैक कलर वाली रॉड्स हैं। ठीक है, ये फ्यूल रॉड्स हैं, मतलब ये यूरेनियम 235 की रॉड्स हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर एक आपने और भी एक टाइप की रॉड आपको दिख रही है, एंड दैट इज़ मॉडरेटर। ये मॉडरेटर किस टाइप की रॉड है? तो ये वाली रॉड है। और मॉडरेटर का बेसिक वर्क मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए, ताकि जिस स्पीड को हम चाहते हैं कि जो यूरेनियम आप 6 महीने तक काम में ले सकते हैं, वो यूरेनियम अगर हम वहाँ पर
ओपन में रख दें और मॉडरेटर का यूज़ ना करें, तो ये तो कंटिन्यूस अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। और अम, इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने मॉडरेटर और फ्यूल रोड्स को पढ़ लिया, हम आगे डिस्कशन करते हैं कंट्रोल रॉड्स का। इसके बारे में भी हमने डिस्कशन नहीं किया, बट डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट ऑल्सो। तो कंट्रोल रॉड्स जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये भी रिएक्शंस को की स्पीड को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सपोर्टिव होती है। और इसका काम होता है कि कंट्रोल रॉड जो है वो काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कंट्रोल रोड्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ताकि हम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन की ओर मूव ना कर पाएँ। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका है कूलेंट है। तो वी यूज़ कूलेंट टू सर्कुलेट, और यहाँ से कूलेंट जो है वो अंदर जा रहा है, अंदर जाके रिएक्टर के एकदम जो मेन चैम्बर है उसके पास से एनर्जी एक्वायर करेगा, और ये बाहर एनर्जी ले जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर ही यूज़ करें, कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं जो लिखा है यहाँ पर। सो वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द फिशन कंटिन्यूज टू फिशन अनदर न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235, causing a chain reaction which produces enormous amount of heat energy. About 0.9 neutrons is captured by uranium 235। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, जो हमने प्रीवियस फिगर में भी देखा था। तो ये जो है आपका यूरेनियम 235 पे स्लो न्यूट्रॉन जो है वो 1 न्यूट्रॉन ये आपका बम्बार्डमेंट करता है, और इस तरह से एनर्जी रिलीज करता है, और ये इन 3 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यूरेनियम 235 को अराउंड 0.9 न्यूट्रॉन को वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। विच गेट्स कन्वर्टेड टू फिशनेबल मटेरियल। ये एग्जैक्टली एक्चुअली यहाँ पर यूरेनियम 238 होना चाहिए। ये यूरेनियम 238 के द्वारा ये कैप्चर कर लिया जाता है। और यूरेनियम 238 जिस 0.9 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, वो फिर फाइनली कन्वर्ट्स टू दी प्लूटोनियम 239, and about 0.6 neutrons is partly absorbed or the escaped by the moderator, and a part escapes from the reactor. Okay, Pu 239 is a fissionable material and is and called the secondary nuclear fuel. So I hope you got what I wanted to tell you and explain you in this slide. Okay, आगे बढ़ते हैं। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब हम बात करते हैं, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हमें मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, और कुछ और भी उन चीज़ों के बारे में जिसको हमने अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया। तो फर्स्ट थिंग, आपका जो फ्यूल होता है वो क्या क्या होता है। तो आपका जो फ्यूल होता है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल इज़ द नेचुरल यूरेनियम। ओके, ये इन जो है लैब्स में बनाया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट फ्यूल। नाउ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल रॉड्स। तो ये कंट्रोल रॉड क्या होती है। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ें तो आपको मटेरियल पता होना चाहिए। मैंने जानबूझ के इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है। तो कंट्रोल रॉड्स जो है, जो ऊपर की ओर बनी हुई थी ये वाली, दीज आर द कंट्रोल रॉड्स। ओके, तो कंट्रोल रॉड्स का पर्पस क्या होता है। इनका पर्पस होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स एंड कंट्रोल द रेट ऑफ चेन रिएक्शन। तो पहली बात, ये काफ़ी हद तक जो एक्स्ट्रा मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के काम में आती है, और जो एस्केप होने वाले न्यूट्रॉन्स को भी एब्जॉर्ब करती है, और वहाँ पर जो अवेलेबल एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है उनको भी एब्जॉर्ब करती है। और ऐसा करने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और हमारे दायरे में आ जाती है। किन की बनी होती है ये, नॉर्मली बोरॉन की बनी होती है और कैडमियम की बनी होती है। सो दीज आर मेड अप ऑफ बोरॉन एंड कैडमियम। ओके, सो देन वी टॉक अबाउट टू इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर। जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं रिएक्टर में, मतलब वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में अगर कंट्रोल रॉड्स आपने हुई कहीं पर भी, तो वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम क्या करते हैं उस केस में, जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हम कंट्रोल रॉड्स को लिफ्ट कर लेते हैं, ताकि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब ना कर पाए। नहीं तो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हो पाएगी, न्यूट्रॉन ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्टार्टिंग में आपका न्यूट्रॉन आप चाहते हैं, स्टार्ट होने के बाद में जो एक्सेस है उसको आप मैनेज करने के लिए कंट्रोल रॉड्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ मॉडरेटर। मॉडरेटर मैंने अभी आपको बताया था, ये न्यूट्रॉन्स की जो फास्ट स्पीड होती है उसको स्लो करने के काम में आते हैं।
ठीक है। सो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड आर फास्ट मूविंग, लेस इफेक्टिव इन कॉजिंग फिशन। टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर्स आर यूज्ड। जो हम न्यूट्रॉन्स की स्पीड को मैनेज करने के लिए जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको हम मॉडरेटर बोलते हैं। ठीक है। और वो क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है ये लेस इफेक्टिव होते हैं। ये एक अच्छे फिशनेबल न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए हमें फिशन के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो बाय मेकिंग दीज न्यूट्रॉन्स कोलाइड विथ लाइटर न्यूक्लियाई मटेरियल लाइक ग्रेफाइट, हम इनकी स्पीड को कम करते हैं। ठीक है। जैसे कि अज्यूम कीजिए कि एक फास्ट मूविंग कार आ रही है और उसका ब्रेक फेल हो गया है, तो आप क्या करेंगे फास्ट मूविंग कार को रोकने के लिए या उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए? बिकॉज ब्रेक फेल हो चुका है, व्हाट टू डू, ब्रेक तो अप्लाई कर नहीं सकते। और अगर हम बहुत भारी चीज़ से उसको टकरा दें तो फिर वो हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, जो हम नहीं चाहते। तो इसमें हम क्या कर देंगे, पाथ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे कि बहुत सारे मल्टीपल स्पीड ब्रेकर वाला कुछ इंतजाम हो जाए। तो ऐसे पाथ से इसे पास करें जहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स वगैरह हों। स्पीड ब्रेकर्स सिर्फ वो नहीं जो कि रोड के ऊपर आपको मिलते हैं, हो भी सकता है कि कुछ छोटे मोटे पत्थर से आप टकरा दें इसे। ओके। और कहीं पर छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हल्की भी है और जिससे ना तो इस सिस्टम को नुकसान हो और ना उस पर्टिकुलर सिस्टम को नुकसान हो, तो उनसे जब ये कोलाइड करेगा तो इसकी डेफिनेटली स्पीड में थोड़ी कमी आ जाएगी, तो इस कार की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो वैसे ही हम यहाँ पर करते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की हम कोलिजन करवाते हैं विथ लाइटर न्यूक्लियाई। और कैसे लाइटर न्यूक्लियाई? लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो क्या है? दैट इज 6। तो डेफिनेटली काफ़ी लाइटर न्यूक्लियाई है। तो इससे जब रिएक्शन करेगा तो उसकी रिएक्शन उसकी जो स्पीड है न्यूट्रॉन की वो स्लो हो जाती है। देन वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्टर। सो व्हाट आर द रिफ्लेक्टर? टू प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्टर we need reflectors. Okay, the material of reflectors are the beryllium. ध्यान रखें, बेरियम एंड बेरिलियम आर डिफरेंट। बेरिलियम जो होता है वो इसका एटॉमिक जो एलिमेंट होता है जिसको हम बी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बेरियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी ए से। तो जो हमें रिएक्शन में बम्बार्डमेंट के बाद में जो मिला था वो बेरियम और क्रिप्टन थे। ठीक है। जबकि हमें यहाँ पर बेरिलियम का यूज़ कर रहे हैं हम रिफ्लेक्टर के तौर पे। देन द नेक्स्ट वन इज़ द शील्डिंग। अब ये शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग इज़ यूज टू prevent surrounding from the harmful radiations. Okay, so this is all about the nuclear power plant. You must know the basics we have discussed. Now we talk about the diesel power plant. First, why we use it. Second, how we use it. तो वाई वी यूज़ इट का मैं आंसर आपको दूंगा कि डीजल पावर प्लांट की कुछ बहुत बड़ी खूबियां हैं जिनकी वजह से हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और ये पहली बात बहुत छोटा होता है। आपको अगर कहीं से कैरी करना है, दिस इज़ वेरी मोबाइल। आपको कैरी करना है तो आप एक एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेके जा सकते हैं। ट्रैक्टर से या लोडिंग ट्रक से कनेक्ट करके आप आसानी से डीजल जनरेशन सेट को आप कैरी कर सकते हैं। तो जो डीजल पावर प्लांट होता है वो डीजल जनरेशन सेट है। ठीक है। वो किसी भी होटल में, इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको देखने को मिल सकता है। ओके। देन ये जो डीजल जनरेशन सेट होता है, अज्यूम करते हैं कि किसी एक ऐसे फार्म हाउस पे आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन वहाँ पर पावर कट का इशू काफ़ी होता है। ओके। सो फॉर द बैकअप प्लान यू में यूज़ द डीजल जनरेशन सेट देयर। ओके। और डीजल जनरेशन सेट में क्या बेनिफिट होगा? जैसे ही पावर कट होगा वहाँ पर आप डीजल जनरेशन सेट के थ्रू पावर प्रोड्यूस कर लेंगे और आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा है तब आपने स्विच ऑन किया, और जब आपकी इच्छा है तब आपने स्विच ऑफ कर लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। आ, ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अबाउट दी डीजल जनरेशन सेट। सेकेंड थिंग, डीजल की अवेलेबिलिटी बड़ी आसान है, हर जगह आपको मिल जाएगा। जहाँ पर भी पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं वहाँ पर आपको डीजल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मोबाइल होते हैं, आसानी से एनर्जी मिल जाती है और एनर्जी भी अच्छी खासी मिलती है। ठीक है। नो डाउट थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़ता है दूसरे पावर प्लांट्स के कंपेयर में। ठीक है। ओके। तो ये कैसे काम करता है अब हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें बहुत सिस्टम्स, हम पहले उनकी बात करते हैं जो कि सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, और फिर हम उनकी बात करेंगे जहाँ पर सिस्टम को वर्क में हम काम में ले रहे हैं।
तो ये फ्यूल स्टोरेज टैंक है। फ्यूल स्टोरेज टैंक आपको देखते ही समझ में आ रहा है, जो टैंक जिसमें आपको डीजल आप स्टोरेज करने के लिए काम में ले रहे हैं। तो आपने सिस्टम से जहाँ से भी इसको पहले फिल करवाने के काम में लिया, और यहाँ पर हो सकता है हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लीटर में ऑयल यहाँ पर आपने टैंक में फिल कर रखा हो। देन इट मूव्स टू दी पंप। आप सभी को पता है पंप इज यूज टू प्रेशराइज द लिक्विड। ओके, तो हमने यहाँ पे डीजल को प्रेशराइज करने के लिए पंप का यूज़ किया। प्रेशराइज क्यों किया? क्योंकि आपको जब सिलेंडर में, आप जब इंजन में बेसिकली यूज़ करते हैं, तो आपको स्प्रे की फॉर्म में और हाई प्रेशर वाले फ्यूल को इंजेक्ट करना होता है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम आईसी इंजन्स पे डिस्कशन करेंगे। बट अभी आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि यहाँ पर हम डीजल को पंप करते हैं, and after pumping we send it to the service tank. Service tank is the tank which is at which carries the diesel at very high pressure, and from that we directly spray diesel into the engine. ठीक है, तो ये हमारा डीजल का चैनल कंप्लीट हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट द एयर। एनवायरनमेंट से एयर हम लाए और फिर हमने एयर कंप्रेशर में भेज दिया। एयर कंप्रेशर में गई, कंप्रेशर का काम होता है एयर को, गैस को प्रेशराइज करना। Pump is used to pressurize the liquid, compressor is used to pressurize the गैस और एयर। तो हमने एयर को प्रेशराइज किया विद द हेल्प ऑफ एयर कंप्रेशर। देन इट वेंट टू द बॉक्स वेयर एयर इज देयर इन द हाई प्रेशराइज फॉर्म। तो एक कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर अवेलेबल है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम में आगे इधर भेज दिया है। तो यहाँ से हाई प्रेशराइज एयर इधर से मूव कर रही है, और हाई प्रेशराइज जो डीजल है वो इधर से मूव कर रहा है। कंबशन हुआ, बर्निंग हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, हाई एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हमने यूज़ किया। जो हमारी गाड़ियाँ होती है उसमें हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं व्हीकल के व्हील को रोटेट करने में। यहाँ पर हमारा पर्पस एग्जैक्टली व्हील को और टायर को हमें एनर्जाइज करने का नहीं है। डायरेक्टली वी वांटेड टू get the energy in the electric form, so we coupled this engine with the help of with generator to produce electricity. तो जनरेटर से हमने कपल कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ कर लिया है। देन यहाँ पर ये जो है ये क्या है, तो हम यहाँ पर अब क्या देखते हैं कि जब यहाँ पर कंटिन्यूसली कंबशन होता रहता है तो टेम्परेचर ऑफ द इंजन इंक्रीजेज टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। तो इसको कंटिन्यूसली कूल करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो फॉर दैट वी नीड टू सेंड दी कोल्ड वाटर हियर। कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा, यहाँ से एनर्जी गेन करेगा, और ये थोड़ा गर्म होके और यहाँ से आ जाएगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द इंजन, इसको, ये हॉट वाटर है, इसको हम पंप करेंगे, और पंप करके हम स्प्रे टैंक में भेज देंगे। स्प्रे टैंक कैसा होता है एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर वाटर जो है वो स्प्रे होता है, ठीक है, और एयर कंटिन्यूसली इधर से सिस्टम से पास होती है, और इसकी वजह से वाटर की जो हीट है काफ़ी कुछ हद तक ये एयर अपने साथ ले जाती है, और यहाँ पर ये जो वाटर है ये कोल्ड फॉर्म में नीचे आ जाता है, और इस कोल्ड वाटर को हम वापस से पंप करके ऊपर भेज देते हैं इंजन में। ठीक है, तो यहाँ पर एयर जब यूज़ करते हैं तो एयर अपने साथ में कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स भी अपने साथ में ले जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर के अमाउंट में कंटिन्यूसली कमी आती रहती है। सो दैट्स वाई वी समटाइम नीड्स टू यूज़ दी मेकअप वाटर। तो आपने कभी देखा हो कूलेंट को और वाटर को ऐड करना पड़ता है। सो अपार्ट फ्रॉम दी कूलिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर, हम यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ करते हैं। सो ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू कूल। ये ऑयल जो है वो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। सो दैट कूल्स द सिस्टम ऑल्सो एंड लुब्रिकेट्स द सिस्टम ऑल्सो। सो आफ्टर हॉट ऑयल यहाँ पर आया, ऑयल कूलर का आपने यूज़ किया, और ये वापस से कोल्ड ऑयल जो है वो सिस्टम के अंदर अंदर चला गया, और ये डीजल पावर प्लांट को हमने यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीजल पावर प्लांट। नाउ वी टॉक अबाउट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम is made use of in running a water turbine and to couple to a electric generator। क्या बहुत सिंपल सा फंडा है कि हम पानी को कहीं पर इकट्ठा करके रखते हैं, वो डैम में इकट्ठा करके रख सकते हैं, और वो जो डैम में वाटर है उसको हम अ, थोड़ा प्रेशर से, तो प्रेशर से टरबाइन के ऊपर गिराने के लिए थोड़ा ऊंचाई से गिराते हैं, ताकि टरबाइन के ऊपर हाई प्रेशराइज्ड वाटर जेट जब गिरता है
तो एक इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इज यूज टू रन दी टर्बाइन, एंड फ्रॉम दैट वी नीड टू वी जनरेट द इलेक्ट्रिक पावर with the help of electrical generator. So it is estimated that more than 23% of the total electric power plant or power produced in the world comes from the hydropower. Hydropower plants capture the energy of falling water to generate electricity, and the turbine converts the kinetic energy of falling water into mechanical energy. Then a generator converts the mechanical energy from the turbine into the electrical energy. And how it happens, we see in this figure. ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो डैम की ये वॉल है और डैम की वॉल से पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये हेड वाटर लेवल है। हेड वाटर लेवल रिप्रेजेंट्स दी हायर लेवल ऑफ वाटर, तो इसको जो है वो हम हेड रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड रेस। ठीक है। सो हेड रेस में आपको हाइट पर वाटर अवेलेबल होता है, यहाँ से आप कुछ वाटर को रिलीज करते हैं एक पाइप के थ्रू। वाटर फ्लो आपने किया, गेट जो है वो डैम के गेट्स के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं आप। ओके। और इसके बाद में प्रेशर टनल जो है वो पाइप, इसको हम पैन स्ट्रोक बोलते हैं। जिस पाइप से वाटर रिलीज किया जाता है टुवर्ड्स टर्बाइन, दैट इज नोन एज दी पैन स्ट्रोक। ठीक है। फिर यहाँ पर ये सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक इज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर और एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि अज्यूम कर सकते हैं कि वाटर का फ्लो कभी हायर हुआ, कभी थोड़ा स्लो हुआ। तो इसको मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम सर्च टैंक का यूज़ करते हैं। फिर इनलेट वेल्व, हमें टरबाइन में कितना वाटर को इंजेक्ट करना है तो उसको हम वाल्व से मैनेज कर सकते हैं। सो दिस वाटर जेट गोज टू दी हाइड्रोलिक टरबाइन। तो हाइड्रो टरबाइन में जाके ब्लेड्स के ऊपर जब ये आ, आपका वाटर जेट गिरता है तो ये ब्लेड्स को रोटेट करने लगता है। और ये बेसिकली आपको पता है बिकॉज आप लोगों ने स्टीम टरबाइन पढ़ लिया है। तो यू ऑल नो दैट हाउ दी टरबाइन वर्क्स। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर वाटर टरबाइन कैसे वर्क करेगा। तो वाटर जेट जो है वो टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। So by this rotation, we convert or couple this shaft to the electrical generator, which will be used to generate electricity. इनलेट वाल्व होता है जिसको हम टरबाइन पर जाने वाले पानी को, जिसके द्वारा रेगुलेट करते हैं। तो ये एक वाल्व है सिंपल सा, जो टरबाइन में अगर आपको ज़्यादा वाटर को रिलीज़ करना है तो आप इस वाल्व को खोल देंगे, और अगर आपको लेस वाटर रिलीज़ करना है तो आप इसको थोड़ा क्लोज कर देंगे, ताकि लेस वाटर गोज टू द टरबाइन। हो सकता है पावर की रिक्वायरमेंट कम हो या फिर आपको कोई और चीज़ को मैनेज करना हो। ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और ये फिर हमने इसको इलेक्ट्रिकल केबल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पावर लाइंस आगे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफार्मर वगैरह अप्लाई करके। ये जो वाटर है यहाँ से टरबाइन के से निकलने वाले पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टरबाइन का मेन काम क्या होता है, हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड को यूज़ करके और एनर्जी क्रिएट करना हो। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशराइज फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाता है आफ्टर पासिंग फ्रॉम द टरबाइन। तो यहाँ पर जो वेरी लो प्रेशर का जो वाटर होता है उसको अगर हम एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे तो इसका प्रेशर बहुत कम होता है। तो पानी जो है वो यहाँ से बाहर जाने के बजाय बाहर का जो लिक्विड या फिर एयर अवेलेबल है वो इस पाइप के थ्रू सिस्टम के अंदर आ सकता है। बिकॉज आपको मैंने बताया है कि ऑलवेज फ्लूइड फ्लो जो है, अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस हो तो प्रेशर के कम होने की दिशा में ही जो है वो फ्लूइड फ्लो होता है। तो प्रेशर हाइयर है बाहर और अंदर है लो प्रेशर, तो क्या होगा, अंदर से बाहर लिक्विड जाने के बजाय बाहर से अंदर की ओर आने लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए और रिमूव करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है? एक इंक्रीज्ड डायमीटर की ट्यूब होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब जब डायमीटर इंक्रीज होता है तब तब प्रेशर इंक्रीज होता है। तो आप इंक्रीज डायमीटर की ट्यूब का यूज़ करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो लो प्रेशर आपको टरबाइन के आउटलेट में मिल रहा था, अब उसका प्रेशर बढ़ गया है, और बढ़े हुए प्रेशर के पानी को हम यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। तो दिस हैपन्स इन द ड्राफ्ट ट्यूब। with the help of this we may get the basic funda of hydroelectric power plants.